हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सारे टॉपिक को देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सब देखेंगे उदाहरण सहित। बहुत सारे लोगों को क्रिया में कन्फ्यूजन होती है, तो आज आप सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे क्रिया, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो केवीएस हो गया, केवीएस के साथ साथ अन्य सभी टीचिंग एग्जाम हो गए या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो गई, सारे में हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है, ये सारे टॉपिक आते ही आते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब होता है करना। क्रिया का साधारण अर्थों में क्या मतलब होता है? क्रिया मतलब होता है करना। अब करना आप कुछ भी करें, चाहे सोना, उठना, बैठना, जागना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, कुछ भी एक्टिविटी आप करिए तो वही होती है क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या हो गई? इस तरह से जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना शब्द से आप क्या, पढ़ना बता रहा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना शब्द से ही पता चल रहा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो पढ़ना आपका क्या हो गया? क्रिया हो गई। नाचना, तो किससे पता चल रहा है? जैसे सीता नाच रही है, तो किससे पता चल रहा है किस शब्द से कि सीता कुछ कार्य कर रही है? नाचना शब्द से ना, तो नाचना इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल क्या है? क्रिया आई कहाँ से है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझिए। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का जड़ क्या है? तो क्या है वो? धातु है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातुओं से ही क्रियापद का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ लेता है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। या क्रिया किस तरह से उत्पत्ति हुई, तो कैसे हुई है? धातु से हुई है। इस तरह से क्रिया के प्रत्येक पद में, क्रिया के सभी रूप में धातु की उपस्थिति होती है। जैसे चलना, चलना में कौन सी क्रिया, कौन सी धातु है? चलना में चल धातु है। कौन सी धातु है? चल धातु है। पढ़ना, पढ़ना में कौन सी धातु है? पठ धातु है। और जिस तरह से संस्कृत में रूप भी चलते हैं धातु के, जैसे पठ का चलता, पठित पढ़ता, पठंती पठित पढ़ता पठत, ये इस तरह से ये सब क्या, ये सब धातु है। धातु से ही क्रियाओं का निर्माण होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब में कौन सी क्रिया का किस तरह से यूज होता है, तो वो होता है धातु। तो क्रिया कैसे बनती है? धातुओं से बनती है। जैसे चलना क्रिया में चल, पढ़ना क्रिया में पढ़, लिखना में लिख, ये सब क्या है? ये सब धातु है। और धातुओं में अगर हम लोग ना जोड़ दें तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे लिख में ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो लिख, लिलिख क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है। अब इसमें हमने ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये लिखना हो जाएगा। लिखना क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्रिया हो जाएगा। तो किसी भी धातु में ना जोड़ने से वो क्रिया बन जाती है। अब धातु क्या होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। धातु हमने जान लिया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक। तो धातु के भेद कितने होते हैं ये जान लेते हैं। धातु के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। अब मूल धातु क्या होता है? मूल धातु का मतलब होता है जो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। वो जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, वो मूल धातु होते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़, लिख, खा, पी, देख, ये सब क्या है? ये सब मूल धातु है। इसके लिए इन सारे शब्दों को किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगा? ये सब मूल धातु के अंतर्गत आती हैं। अब पढ़ क्या है? पढ़ धातु है। इसमें अगर हमने ना जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा क्रिया हो जाएगी। तो जब धातुओं में ना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है? क्रिया बन जाती है। तो ये हो गया मूल धातु, जो किसी अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र होती हैं, वो मूल धातु कहलाती हैं। दूसरा कौन सा है? धातु की दूसरा भेद कौन सा है? यौगिक धातु होता है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक का मतलब ही होता है संयोग, जुड़ना। तो क्या हो गया? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से क्या बनता है? यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो धातुओं के सहयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे उठना, बैठना, ये क्या हो रहा है? ये यौगिक है, दो धातु एक में। रोना, धोना, ये सब क्या है? ये दो धातु, देखिए इसमें दो धातुएं बनी लगी हुई हैं। चलना, फिरना, ये सब क्या है? यौगिक धातु है। दो या दो से अधिक धातु के संयोग से जो बनती है क्रिया, वो यौगिक धातु होती है, सॉरी यौगिक क्रिया होती है। तो ये हो गया धातु के दो रूप, मूल धातु और यौगिक धातु। अब हम लोग ये तो धातु के रूप को देखा, अब हम लोग क्रिया के भेद को देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया का विभाजन दो रूपों में किया गया है। एक तो कर्म के आधार पर किया गया है, दूसरा किया गया है रचना के आधार, सॉरी कर्म के आधार पर एक होता है, और कुछ क्रियाओं के अन्य भेद और भी होते हैं। क्रिया के अन्य भेद प्रयोग के आधार पर होता है और किसके आधार पर? कर्म या रचना के आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं कर्म या रचना के आधार पर? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब ये देखिए इसके लास्ट में कर्मक आ रहा है, तो ये किस आधार पर विभाजित हुई है? कर्म के आधार पर। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, कर्म के आधार पर दो भेद, अकर्मक, सकर्मक।
और फिर सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। कितने कौन कौन से? एक कर्मक, दो कर्मक, मतलब जिसमें एक कर्म होता हो और जिसमें दो कर्म होता हो। इस तरह से सकर्मक का दो तरह से विभाजन हुआ है। अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, जो कर्म के बिना हो वो अकर्मक होता है, और सकर्मक जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक होता है। और सकर्मक भी दो तरह से, जिसमें एक कर्म हो और जिसमें दो कर्म हो। जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक, जिसमें दो कर्म होगा वो द्विकर्मक होगा। सबसे और फिर प्रयोग के आधार पर, ये तो कर्म या रचना के आधार पर था। अब प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर भी 5 भेद होते हैं। जैसे पहला कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये प्रयोग के आधार पर हो गई। रचना या कर्म के आधार पर 2 हो गया, अकर्मक, सकर्मक, और फिर प्रयोग के आधार पर 5 हो गई। तो अब हम लोग एक-एक क्रिया को देखते हैं अच्छे से उदाहरण सहित। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक मतलब बिना कर्म के, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सोना, हँसना, उड़ना, चलना, रोना, ये सब क्या होगा? अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया का क्या मतलब होता है? कर्म के बिना, जिन क्रियाओं में कर्म की ज़रूरत नहीं होती है, वही होती है अकर्मक क्रिया। अब पहचानेंगे कैसे? जैसे देखिए ये सारे अकर्मक क्रियाएँ हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हँसना, चलना, दौड़ना, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकड़ना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया है। इसको हमने दे दिया है, आप लोग इसको एक बार बस सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि अकर्मक क्रिया है। सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सबसे बढ़िया ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे पहचानें कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो क्या करें, आप लोग जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस, उसमें आप लोग क्या या किसको से प्रश्न करिए कि क्या कर रहा है। तो अगर जवाब आप लोगों को मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक। और अगर जवाब नहीं मिलता है क्या या किसको का, तो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल है, राम फल खाता है। अब आप लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो आप लोगों को आंसर मिल रहा है ना कि राम फल खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। क्या का आंसर मिल रहा है ना? या राम किसको खाता है? राम फल खाता है, फल को खाता है, तो आंसर मिल रहा है ना? तो ये क्या हो गया हम लोगों का? ये सकर्मक हो गया, क्योंकि यहाँ कर्म का पता चल रहा है, क्या या किसको का जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा। जैसे राम लिखा, ज़रूरी नहीं है कि कर्म हमेशा लिखा ही हो, कभी-कभी कर्म छिपा भी होता है, लेकिन अगर हम लोग क्या या किसको का जब प्रश्न करें और आंसर मिले उसका, तो वो भी सकर्मक के अंतर्गत ही आएगा। जैसे राम लिखा, अब यहाँ देखिए कोई कर्म नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आंसर करें राम क्या लिखा, तो राम कुछ लिखा होगा ना, लिखा मतलब कुछ तो लिखा होगा, किसी को लिखा होगा, तो आंसर मिल रहा है ना? इसका आंसर है ना कि राम कुछ लिख रहा होगा, लेटर लिख रहा होगा, ऐसे लिख रहा होगा, कुछ लिख रहा होगा। इसका आंसर तो मिल रहा है ना कि राम कुछ लिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी हम लोगों की। लेकिन अकर्मक क्या है? जब क्या और किसको का जवाब ना मिले, तो ये सबसे बढ़िया है कि आप लोग क्या या किसको इससे प्रश्न करिए, और अगर आंसर मिलेगा तो वो सकर्मक, और अगर नहीं मिला तो वो अकर्मक। जैसे राधा रोती है, राधा रोती है, ये देखिए। अब आप लोग प्रश्न करिए कि राधा क्या रोती है? तो क्या कोई आंसर मिल रहा है? राधा क्या रोती है? इसका क्या मतलब? राधा क्या रोती है? रोना तो रोना ही होता है, उसमें क्या रोना जैसा कुछ है नहीं। लिखना का मतलब, लिखना में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे, बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन रोना में क्या आएगा? रोना में कोई ऑप्शन आ रहा है कि क्या रोना? रोना तो बस रोना होता है। राधा क्या रोती है? कुछ आंसर नहीं मिलेगा। या राधा किसको रोती है? इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ कर्म देखिए नहीं दिया हुआ, यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो राधा रोती है क्या हो गया? अकर्मक। मोहन हँसता है, अब मोहन हँसता है, तो मोहन क्या हँसता है? आप ऐसे बोलेंगे कि मोहन क्या हँसता है? क्या हँसता है मतलब क्या बताएगा? किसी तरह का हँसता है या किसी टाइप का होता है, या हँसने के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो क्या मोहन हँसता है? मोहन क्या हँसता है या मोहन किसको हँसता है? तो कोई आंसर मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये भी अकर्मक। जैसे सीता सो गई, सीता सो गई तो सो गई, सोना तो सोना, उसमें भी अब तो है नहीं कि कुछ विशेषता है, सीता सो गई मतलब सो गई। अब सीता क्या सो गई या किसको सो गई, कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी अकर्मक। जैसे वह हंस रहा है, गीता दौड़ रही है, गीता क्या दौड़ रही है? ऐसा भी तो इसका आंसर मिल रहा है, गीता क्या दौड़ी? दौड़ना का मतलब दौड़ना होता है। गीता क्या दौड़ी या किसको दौड़ी, तो इसका आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये बहुत ही जो है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, और बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। लोग आकाश को जो है कर्म समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी क्या उड़ते हैं?
आप ये तो नहीं कहेंगे कि पक्षी आकाश उड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ना का मतलब तो उड़ना ही हो गया ना? तो पक्षी क्या उड़ते हैं या किसको उड़ते हैं? पक्षी आकाश को उड़ते हैं, ये आंसर होगा, नहीं होगा ना? ये सकर्मक नहीं होता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश क्या हो गया? यहाँ आकाश आधार को दर्शा रहा है, क्या कारक जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो है उसमें अधिकरण कारक आता है, तो क्या आकाश क्या दर्शा रहा है? आधार को दर्शा रहा है कि पक्षी कहाँ पर उड़ता है, तो आकाश में उड़ता है। लेकिन पक्षी क्या उड़ता है? तो पक्षी आकाश तो नहीं उड़ रहा है ना। अगर हम लोग इसको कर्म माने तो क्या पक्षी आकाश उड़ रहा है? नहीं हो रहा ना। जैसे यहाँ पर राम फल खाता है, तो हमने प्रश्न किया कि राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है। फल हम लग रहा है ना कि कर्म है, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि पक्षी क्या उड़ता है, पक्षी आकाश उड़ता है, तो आकाश उड़ता है का क्या मतलब है? कुछ आंसर है इसका सटीक? नहीं है ना। तो ये जो है अकर्मक के अंतर्गत आएगा। इसको आप लोग जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और लोग इसको सकर्मक पर लगा देते हैं, लेकिन यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, जैसे वह जागता है, वे कूदते हैं, सोना चमकता है। अब सोना क्या चमकता है? चमकता है तो मतलब चमकता है, उसमें क्या का आंसर नहीं आ रहा। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, चूहे उछल रहे हैं, मेरा भाई सो रहा है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, दुल्हन शर्मा रही है, या फिर यह साइकिल चलाती है, मीरा डर गई। तो डर गई मतलब क्या डर गई, किसको डर गई, ऐसा तो आंसर नहीं मिल रहा ना। तो ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सीधे सीधे प्रश्न आप लोग जब भी सेंटेंस कोई दे उसमें क्या और किसको का प्रश्न करिए। अगर आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक के अंतर्गत जाएगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा है क्या और किसको का, तो वो अकर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब क्या देखते हैं हम लोग, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद कौन सा है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है? स मतलब क्या होता है? साथ होता है, मतलब कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, राम फल खाता है, तो क्या होता है उसमें? क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा था? कर्म पर पड़ रहा था ना। तो पर इसमें क्या था? कर्म, इसमें कर्म था, फल ना, जो है क्या खाता है? फल खाता है। तो क्रिया जो हो रही है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा था। राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया की पहचान हमने ऊपर बताया कि क्या और किसको का जवाब अगर संभव हो या मिलता हो तो वो सकर्मक के अंतर्गत आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, धोना, ये सब क्या होता है? ये सब हम लोगों का सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया, जैसे वह पढ़ रही है, तो वो क्या पढ़ रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कुछ पढ़ रही होगी, कहानी, उपन्यास। तो इसका आंसर तो मिलेगा ना हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। लिख रही है, क्या लिख रही है? ऐसे राइटिंग, हिंदी, इंग्लिश, क्या लिख रही है? तो इसका भी आंसर मिल रहा है हम लोगों को। खाना, क्या खा रहे हो? लोग कुछ भी खाने को, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर मिलेगा ना कि क्या खा रहे हो। पीना, क्या पी रहे हो? पानी, चाय, कॉफी, लस्सी, जूस, इसका भी आंसर मिलेगा ना। धोना, क्या धुल रहे हो? कपड़े धुल रहे हो, घर धुल रहे हो, गाड़ी धुल रहे हो, तो इसका भी आंसर मिलेगा ना कि क्या धुल रहे हो। खेलना, कौन सा खेल खेल रहे हो? खेलना, खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। तो ये इन सारे का आंसर मिल रहा है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से बहुत सारी धातुएं हैं, अगर आप इन जो है क्या किसको का आंसर करें और उसका जवाब मिले तो वो सकर्मक के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह खेल रहा है, ठीक, वह खेल रहा है। अब आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन करिए कि वह क्या खेल रहा है, तो वह क्या खेल रहा है, तो इसका आंसर मिलेगा ना कि वह खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह जो है फुटबॉल खेल रहा है। जरूरी नहीं है कि वह क्या खेल रहा है, कर्म जो वो दिया हुआ हो यहाँ पे, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह फुटबॉल, इस तरह से नहीं, आप आंसर करिए और लगता हो कि हाँ इसका आंसर संभव है। वह क्या खेल रहा है, तो इसका आंसर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, मैच, क्रिकेट, जो है फुटबॉल, लूडो, इस बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें कर्म जो है कर्म क्या मिल रहा है, जो है खेल है। इसमें कर्म क्या है? खेल है। जैसे सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है? सीता गीत गाती है। तो गीत क्या हो रहा है इसमें? गीत कर्म को दर्शा रहा है। क्या गा रही है सीता? गीत गा रही है। जैसे मीरा खाना खा रही है, मीना खाना खा रही है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि मीना क्या खा रही है, तो आंसर मिल रहा है ना कि मीना खाना खा रही। तो खाना क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। भौरा फूलों का रस पीता है, भौरा क्या पीता है या किसका रस पीता है? तो क्या पीता है? फूलों का रस पीता है। तो फूलों का रस यहाँ पर क्या दर्शा रहा? कर्म को दर्शा रहा है। ये सारी सकर्मक क्रिया के उदाहरण। पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस क्या हो गया इसमें? कर्ता, पीटना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। किसको पीट रहा है? तो चोर को पीट रहा है ना। दोनों में से किसी का भी क्या या किसको में से किसी का भी आंसर मिले तो वो सकर्मक के अंतर्गत आएगा। अब पूछे आप, पुलिस क्या पीट रहा है, पुलिस किसको पीट रहे हैं, तो क्या आंसर मिल रहा है ना कि पुलिस चोर को पीट रहा है। तो चोर यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया, और जब कर्म है तो ये सकर्मक के अंतर्गत आ गया। विकास ने खिलौना खरीदा, फिर विकास ने क्या खरीदा? खिलौना खरीदा, आंसर मिल रहा है ना। तो खिलौना क्या हो गया? कर्म हो गया। फिर उसने शाम को रोटी खिलाई, उसने शाम को रोटी खिलाई, ठीक। तो
क्या खिलाई उसने श्याम को? रोटी खिलाई। तो रोटी क्या हो गई? कर्म हो गई। खिलाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। फिर अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने क्या पढ़ाई? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। आंसर मिला ना क्या का? तो हिंदी क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। फिर श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। तो क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया ना, तो थप्पड़ क्या हो गया? कर्म हो गया। और यहाँ सब देखिए, ये सब क्या है? ये सब द्विकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब द्विकर्मक क्रिया, यहाँ पर मतलब द्विकर्मक का मतलब दो कर्म दिया हुआ। पहला कर्म कर्म क्या है? छात्र जो है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इस तरह से अगर देता तो किसको पढ़ाया? तो आंसर आता छात्रों को ना। तो छात्र पहला कर्म हो गया। किसको क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दो कर्म है। तो ये द्विकर्मक जो है, द्विकर्मक मतलब सकर्मक के अंतर्गत हमने बताया था कि जिसमें एक कर्म होता है उसे एक कर्मक बोलते हैं, जिसमें दो कर्म होता है वह द्विकर्मक होता है। तो इसमें कितने कर्म है? दो कर्म आ रहे हैं। पहला तो क्या है? छात्र। अगर ये इतना ही सेंटेंस होता कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया तो एक कर्म होता, तो उसमें पहला कौन सा कर्म होता? छात्र होता। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। तो छात्र क्या होता? पहला एक ही कर्म होता। लेकिन यहाँ पर छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म आ रहे हैं। क्या पढ़ाया और किसको पढ़ाया? तो दो कर्म आए, तो ये क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया हम लोगों का। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को मारा, ऐसे होता तो इसमें एक कर्म होता। किसको मारा? राम को मारा। लेकिन श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। राम को थप्पड़ मार दिया, तो क्या हो गया? एक तो पहला कर्म हो गया राम, दूसरा कर्म हो गया थप्पड़। तो ये हो गए द्विकर्मक। सकर्मक क्रियाएं आप, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को समझाया उदाहरण के माध्यम से। आप सारे लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। और क्या और किसको सबसे बढ़िया ट्रिक है, अगर इसका आंसर आप लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि कौन सा कर्म है, अकर्मक है या सकर्मक है, या एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो ये तो हो गया कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ऊपर हम लोगों ने कर्म या रचना के आधार पर पढ़ा, अब हम लोग प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बहुत सारे लोग आलसी लोग होते हैं, वो खुद कार्य ना करके दूसरों से ही करवाते रहते हैं। अब खुद तो दूसरे को प्रेरित करते हैं करने के लिए, तो वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता जो होता है, जहाँ आप स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाएं, वही होती है प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब दूसरे को प्रेरित करके क्रिया करवाएं, तो वो हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उदाहरण देखते हैं कि महेश ने भिखारी को खाना खिलाया। महेश ने भिखारी को खाना खिलाया। तो क्या आप यहाँ खुद खाना खिला रहे हैं? कर्ता जो है खुद खाना नहीं खिला रहा है ना, महेश खिला रहा है। महेश कोई दूसरा है, उसने भिखारी को खाना खिलाया। महेश को कर्ता ने प्रेरित किया कि भिखारी को खाना खिलाए, तो महेश ने भिखारी को खाना खिलाया। तो क्या हो गया? महेश क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया इसमें क्या हुई? भिखारी को खाना खिलाना। तो महेश ने भिखारी को खाना खिलाया। जहां कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से कार्य करवाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। गीता बच्चों को साहित्य पढ़ाती है। क्या कर्ता स्वयं पढ़ा रहा है बच्चों को? या ऐसे तो क्वेश्चन नहीं दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं है ना। तो इसमें क्या आती है? और गीता बच्चों को साहित्य पढ़ाती है। कौन पढ़ा रही है? गीता। कोई दूसरा पढ़ा रहा है बच्चों को साहित्य। रवि ने गीता को दौड़ाया। किसने दौड़ाया? आपने दौड़ाया गीता को? नहीं दौड़ाया, रवि ने गीता को दौड़ाया। तो रवि ने गीता को दौड़ाया, आपने रवि को प्रेरित किया कि गीता को दौड़ाए, तो रवि ने गीता को दौड़ाया। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। रवि ने गीता को दौड़ाया, गीता दौड़ी ना, रवि ने गीता को दौड़ाया, तो गीता दौड़ रही है तो गीता को प्रेरित होकर के दौड़ रही है। और मैंने बच्चों को पढ़ाया, मतलब क्या कि आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाया। उसी तरह से गीता बच्चों को साहित्य पढ़ाती, गीता खुद नहीं पढ़ रही, बच्चों को पढ़ा रही है। तो ठीक है, गीता बच्चों को प्रेरित कर रही है पढ़ने के लिए, तो बच्चे साहित्य पढ़ रहे हैं। अध्यापक ने किताब पढ़ाई, अध्यापक ने किताब पढ़ाई। ठीक, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रियाएं। उसके बाद फिर क्या है? वह अध्यापक से बेटे को गीता पढ़वाता है। वह अध्यापक से बेटे को गीता पढ़वाता है। अब ये क्या है? ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब दो प्रेरणा दी हुई है, तीन व्यक्ति इसमें शामिल है। जैसे वह अध्यापक से बेटे को गीता पढ़वाता है। वह कोई पेरेंट्स से, मान लीजिए वह अध्यापक से, अध्यापक, ठीक, अध्यापक से बेटे को गीता पढ़वाता है। इसमें देखिए तीन लोग हैं, वह हो गया, अध्यापक हो गया और बेटा हो गया। मतलब वह अध्यापक से बोल करके बच्चे को गीता पढ़वाता है। तो इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। रमेश ने बच्चों को दौड़वाया। रमेश किसी और से बोलता है और फिर वो बच्चों को दौड़ाता है। तो इसमें भी देखिए तीन लोग आ रहे हैं। तो रमेश ने बच्चों को दौड़वाया, तो इसमें क्या आएगा लास्ट में? इसमें जैसे दौड़ाया, पढ़ाया, तो इसमें क्या आएगा? पढ़वाया, दौड़वाया, लिखवाया, उठवाया, बैठवाया, वाया, आया, इस तरह से आएंगे। माँ ने कुली से बोझ उठवाया। माँ ने कुली से बोझ उठवाया। माँ कुली से बोल करके जो है बोझ उठवाती है। तो क्या हो गया यहाँ पर?
अगर लास्ट में उठवाया, दौड़वाया, बैठ पढ़वाया, लिखवाया इस तरह से आए तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक होंगी। तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे जो है द्वितीय प्रेरणार्थक में जैसे सुलाना का, जैसे माँ बच्चों को सुलाई, तो क्या हो गया, बच्चा सोया ना, लेकिन अगर लिख दे कि माँ ने बच्चों को सुलवाया तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। दो प्रेरणा यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे खिलाना का खिलवाना, पिलाना, पिलवाना, इस तरह से जहाँ उठाना, उठवाना, इस तरह से वाना, आना, वाया, ये सब आए तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। जब कार्य खुद ना करके दूसरे को प्रेरित किया जाए तो वो हो जाती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। अध्यापक ने किताब पढ़ाई, अध्यापक ने खुद थोड़ी ना किताब पढ़ी, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई। फिर दूसरी क्रिया कौन सी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मतलब क्या होता है, जो क्रिया संज्ञा, ऐसी क्रियाएं कौन सी होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्रिया जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। नाम का मतलब होता है क्या, संज्ञा। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब क्रिया जुड़ जाती है तो वो नाम धातु क्रिया बन जाती है। किसमें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब कोई क्रिया जुड़ती है तो वो नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे हाथ, क्या हाथ है संज्ञा, हाथ से क्या हो जाएगा क्रिया, हथियाना। हाथ, हाथ से हथियाना मतलब रख लेना, अपने कब्जे में कर लेना, तो ये क्या हो जाएगी क्रिया। लात से लतियाना, लाठी से लठियाना, गरम से गरमाना, पीला से, पीला क्या हो जाएगा विशेषण, पीला से पीला पड़ना क्या हो जाएगा, ये सब क्या होगी नाम धातु क्रिया। बस इसको ऐसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, ठंड से ठंडाना, पीला से पीला पड़ना, तो ये सब क्या हो रही है, नाम धातु क्रिया हो रही है। फिर अगली क्रिया है हम लोगों की पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, मतलब एक कार्य आप समाप्त कर चुके हो और दूसरे कार्य करना प्रारंभ कर दिए हो, तब पहले वाली जो क्रिया होगी, याद रखिएगा पहले वाली क्रिया, पूर्व मतलब पहला होता है, तो पहले की क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। ऐसे दे देगा सेंटेंस और उसमें पूछेगा कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो वह भोजन करके डैश करके दे देगा कि कौन सी है, तो आप लोगों को बताना होगा। वह भोजन करके सो गया, वह भोजन करके सो गया। अब इसमें पूर्वकालिक क्रिया आप लोगों को कौन सी हो रही है, पूर्वकालिक का क्या मतलब बताया हमने, जो पहले कार्य हो चुका है उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त हुआ, तो वह भोजन करके सो गया, तो वह पहले भोजन किया ना फिर सोया है ना, तो पहले क्या हुआ, भोजन किया है उसने फिर सोया है, तो क्या हो गया यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, भोजन हो गया। उसने सेब काट कर खाया, पहले खा ही तो नहीं लिया ना, पहले उसने सेब को काटा फिर खाया, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, काट कर खाया, पहले उसने काटा फिर खाया, तो सेब काट कर खाया, पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, काटना, तो क्या हो गया, काट कर, सेब काट कर खाया, तो पहली क्रिया क्या हुई, सेब काटा उसके बाद खाया, फिर क्या, मैं अभी सोकर उठा हूं, मैं अभी सोकर उठा हूं, मतलब क्या हो गया, मैं अभी सोकर उठा हूं मतलब क्या हो गया, मैं अभी मतलब सोकर, मतलब सो गया था मैं, और सो करके मैं उठ करके बैठा हूं, पहला क्या कर्म हुआ, पहले तो मैं सोया और फिर उठा हूं, तो सोना और उठना दो जो क्रिया हुई यहाँ पर, लेकिन पहले क्या हुई थी, सोना, तो क्या हो गया यहाँ पर, सोना क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। और फिर क्या है, हम अभी खेल कर आते हैं, मतलब क्या होगा, हम अभी खेल कर आते हैं, पहले क्या अब आ ही जाएंगे, नहीं, पहले आप खेलेंगे फिर खेल कर आते हैं, पहले क्या होगा, खेलना होगा फिर आना होगा, तो खेल क्या हो गया, खेल कर आते हैं मतलब अभी खेल कर आते, खेलना होगा फिर आना होगा, तो खेलना क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, जो कार्य पहले हो जाता है, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब अगली कौन सी है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। क्या होती है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ लगती है, जैसे गीता जा रही है, तो इसमें रही है क्या हो गया, ये रही है हेल्पिंग वर्ब हुआ, सहायक क्रिया हुई। जाना मेन वर्ब है, जाना मुख्य क्रिया हो गया, और जा के साथ गीता जा, अगर ऐसे होता तो ये अर्थ पूर्ण और स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगे, सहायक क्रिया लगे, रही है, तो ये क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई। जैसे गीता जा रही है, जाना क्या हो गया हम लोग का मेन मुख्य क्रिया हो गई, और रही है सहायक क्रिया। राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ से अस्पष्ट नहीं हो रहा, तो पढ़ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, सहायक क्रिया हो गई, पढ़ना की सहायक क्रिया रहा हो गई, रहा होगा हो गई, तो पढ़ क्या है मुख्य क्रिया, और रहा होगा क्या हो गई, सहायक क्रिया। तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके हो, तो लिख क्या है मुख्य क्रिया है, चुके हो क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई। वह हंस रहे थे, हंसना क्या हो गया मुख्य क्रिया, रहे थे क्या हो गया, सहायक क्रिया। तो ये हो गई सहायक क्रिया, क्या होती है मुख्य क्रिया के साथ जो होती, रहा है, रही है, चुके हो, ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हो गई हम लोगों की। फिर लास्ट है क्या, संयुक्त क्रिया। क्या है संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया, संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है तो वो होती है संयुक्त क्रिया, जहां पर दो क्रिया एक साथ आती है वह संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। फिर जैसे तुम कहाँ गिरे पड़े हो, तुम कहाँ गिरे पड़े हो, इसमें कौन कौन सी क्रिया हो रही है, पहले तो गिरना हो रही है, फिर क्या हो रही है, पढ़ना हो रही है, तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं आई, दो क्रियाएं आई ना, पहली तो गिरना, फिर दूसरा क्या है पढ़ना, तो गिरे पड़े हो, तो क्या हो गई, तुम कहाँ गिरे पड़े हो, तो इसमें संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे वह मेहनत करने लगा, तो पहला क्या हो गया करने, फिर दूसरा क्या हो गया लगा, तो इसमें कितनी क्रियाएं आई, दो क्रियाएं। चिड़िया उड़ा करती है, पहला क्या है उड़ा, उड़ा एक क्रिया हो गई, दूसरा करती है,
तो ये 2 क्रियाएँ हो गई। फिर राम सामान को ले जाएगा, लेना फिर जाना। तो 2 कितनी क्रियाएँ हैं? 2 क्रियाएँ। फिर लेगा फिर जाएगा, तो कितनी क्रियाएँ हो रही हैं? 2 क्रियाएँ, तो कौन सी संयुक्त क्रिया? पढ़ने दो, पहली क्रिया क्या है? पढ़ना, फिर क्या है? देना। तो मुझे पढ़ने दो, पहली क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ना, फिर दोना अरे देना, तो कितनी क्रियाएँ यहाँ पर? 2 क्रियाएँ, पढ़ने दो। मैंने प्रसाद बाँट दिया, बाँटना एक क्रिया हो गई, दिया दूसरी क्रिया हो गई। लक्ष्मण खेलने लगा, खेलना पहले ही है, लगा दूसरी है, तो 2 क्रियाएँ। बिल्ली छत से कूद गई, कूदना और जाना या कूद गई, तो 2 क्रियाएँ हो गई। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ और ली, ये हो गई 2 क्रियाएँ, संयुक्त क्रिया। फिर वह खेलती-कूदती रहती है, खेलती और कूदती 2 क्रियाएँ हो गई, खेलती-कूदती रहती है। चिड़िया उड़ा करती है, चिड़िया उड़ती है, करती है, तो कितनी क्रियाएँ हो रही हैं? 2 क्रियाएँ हो रही हैं, तो ये कौन-सी हो गई? संयुक्त क्रिया। ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। आई होप आप लोगों को क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। तो ये हो गया, क्रिया को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और उदाहरण को आप लोग देख लीजिएगा और क्या और किसको का आंसर करेंगे तो आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक की पहचान हो जाएगी और बहुत सा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी क्रिया। और जैसे प्रेरणार्थक में खुद ना करके किसी को और प्रेरित करना, नाम धातु जो संज्ञा सर्वनाम में क्रिया जोड़ करके बनते हैं वो सब नाम धातु होते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जो लगती है। फिर उसके बाद संयुक्त क्रिया 2 क्रियाओं का जो 2 क्रिया से बनती है। पूर्वकालिक जो पहले संपन्न हो गई वो पूर्वकालिक क्रिया। तो ये हो गया हम लोगों का क्रिया आज समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिनका केवीएस का एग्ज़ाम है या जो है टेट का एग्ज़ाम होगा या जो भी तैयारी कर रहा है उन सारे ही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।